अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन बोलते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर। तो याद करो, तो हमने बताया था ना कि किसी भी अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कितने तरीके से रख सकते हैं। वस्तु के रखने के कुल 6 पोजीशन होते हैं ना। ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये है वक्रता केंद्र। तो एक बार हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? अनंत पर। एक बार अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में, एक बार वक्रता त्रिज्या पर ही, दूसरी बार वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और उसके बाद फोकस भी रख सकते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो टोटल कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन पढ़ते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखा हो। जब वस्तु कहाँ रखा हो? अनंत पर। देखते हैं, ये हमारे पास है अवतल दर्पण। देखो, इसका इंटरेस्टिंग पार्ट तब शुरू होगा ना जब हम वो पढ़ने लगेंगे। इसमें जब सूत्र का निगमन कर लेंगे, दर्पण सूत्र या फिर लेंस सूत्र, तब जाकर के कुछ सवाल को लगाने में मजा आएगा इसमें। अभी न्यूमेरिकल पार्ट्स नहीं, अभी नहीं हो रहा है, अभी तो स्टार्टिंग है, समझ जाओ एक तरीके से। तो इस बार हम वस्तु कहाँ है? देखो, वस्तु अनंत पर रखा है ना। तो अनंत पर है, इसका मतलब हमने बताया था ना कि जब अनंत पर है तो छोटी चीज तो होगी नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज होगी ना, तभी तो अनंत पर रखी है, उसी को हम देख रहे हैं। जैसे भाई सिंपली बात है, अब अनंत पे रख करके तो कोई चूहा थोड़ी देख रहा है हमें, कोई देखेंगे तो बहुत बड़ी चीज देखेंगे ना, या तो कोई पेड़ होगा, या कोई पहाड़ होगा, कोई बहुत बड़ी चीज होगी। तो इसकी साइज बड़ी है। तो अब यहां से मुख्य अक्ष के समांतर तो हम देखो, किसी भी प्रकाश की किरण को इस वस्तु से, इस वस्तु का नाम हमने ओ डैश रख लिया। देखो, वस्तु से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अगर समांतर आती है, तो मान लो कि अगर इसके समांतर ऐसे आती है, इमेजिन करो खुद। तो अब हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके बीच की लंबावत दूरी क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर ये मान लो कि एक कोई पेड़ है, 100 मीटर का पेड़ है, तो अगर इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो उसकी भी ऊंचाई कितनी होगी? 100 मीटर होगी। इसका मतलब कि दर्पण से कब टकराएगी? जब दर्पण की ऊंचाई खुद कितना होगी? 100 मीटर होगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आखिर सोचो, इमेजिन करो, हम अपवर्तन में पढ़ेंगे कि बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हम तो यहाँ अपनी इतनी छोटी सी आंखों से ही देख लेते हैं उसको ना। इसका मतलब उतने बड़े पेड़ का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बन रहा है कि नहीं बन रहा? हमारी आंखों की रेटिना में बन रहा है। तो प्रकाश की किरणें उससे क्या होती हैं? समांतर हमारी आंखों में पड़ती हैं। उससे देखो, उससे आने वाली प्रकाश की किरणें आपस में समांतर होती हैं, न कि मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। समझ पा रहे हो? तो यहां से प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं, आपस में समांतर आती हैं। तो एक प्रकाश की किरण मेरे ख्याल से यहां हमें डालना चाहिए, यहां पे। तो देखो, ये अब यहां पर अभिलंब अगर हम बनाएंगे तो अभिलंब कैसा होगा? अभिलंब मुख्य अक्ष पर ही बन जाएगा ना। अभिलंब कहां बनेगा? मुख्य अक्ष पर ही बनेगा। तो ये हमारा बन गया आपतन कोण। तो परावर्तन कोण को फॉलो करते हुए क्या होगा? ऐसे ऐसे निकल जाएगा ना। ये जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, निकल जाएगा। और दूसरी प्रकाश की किरण हम यहां से डालते हैं ऐसे, ये यहां पर। तो यहां अगर हम अभिलंब बनाएंगे तो ये देखो, ये सतह हो गया ना। तो अभिलंब बिल्कुल ऐसे लंबवत बनेगा। तो जितना आपतन कोण है उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। तो प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाएगी। ऐसे देखो, ऐसे आई फिर ऐसे निकल गई। तो जब दो परावर्तित किरणें जब मिलती हैं या फिर मिलती ही प्रतीत होती हैं, तो उसी बिंदु पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है ना। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? आई और आई डैश। ओके। तो अब यहां जानते हो, हमें पूछा जाता है प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। जब वस्तु अनंत पर रखा रहेगा तो प्रतिबिंब के बारे में पूछेगा हमसे, प्रतिबिंब के बारे में सूचना हमसे लेना चाहेगा। वो भी 3 चीजें। कौन सी चीजें हैं? पहली स्थिति पूछेगा, प्रकृति पूछेगा, पहले प्रकृति पूछेगा, फिर दूसरा आकार, और तीसरा स्थिति।
ये 3 चीजें पूछता है हमेशा। तो अब कुछ सोचो, जब प्रकृति प्रतिबिंब की प्रकृति, देखो प्रकृति का मतलब है ना कि वास्तविक या आभासी, सीधा या उल्टा, 2 चीजें। तो अब देखो देखो जब कोई परावर्तित प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, यहां पर देखो वास्तव में प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के मिल रही है ना, तो यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब है। और वास्तविक प्रतिबिंब देखो ये मुख्य अक्ष के नीचे बना है ना, इसका मतलब कैसा है? ये उल्टा बना हुआ है ना, वास्तविक है और उल्टा है। इसका आकार कैसा है? देखो छोटा है। अगर देखा रहा तो अनंत पर रखी वस्तु है, बहुत बड़ी है, उसका फोकस पर प्रतिबिंब बना है, मतलब ये बिल्कुल वस्तु की तुलना में बिंदु के आकार का बनता है। वस्तु की तुलना में बिंदु के आकार का बनता है, इसे कहते हैं कि बहुत छोटा, बिंदु के आकार का। ऐसे लिख लेते हैं, बिंदु के आकार का, मतलब बहुत छोटा। चलिए, आकार इसका बहुत छोटा होता है, जिसे हम लगभग बिंदु के आकार का पॉइंट साइज बोलते हैं। और स्थिति कहां पर है? स्थिति है बिल्कुल फोकस पर ही ना, बिल्कुल फोकस पर ही बना है, फोकस पर। ये चीजें अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब ऐसे बनता है। तो हमने यहाँ पर किसी एक पॉइंट का बनाया ना, इसी तरह से पूरी की पूरी प्रकाश किरणें पुंज जाती हैं और दर्पण से टकराती है, टकरा करके यहीं पर क्या होता है, सब प्रकाश किरणें, जितनी भी परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं वो इन्हीं के बीच में से मिलती जाती हैं। अब कोई दूसरा आएगा तो यहाँ मिलेगा, फिर कोई दूसरा आएगा फिर यहाँ मिलेगा, ऐसे मिलते मिलते मतलब इस पूरी लाइन को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो उस पूरे वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बन जाता है, ऐसा होता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा है, जब वस्तु कहाँ रखा हो, अनंत पर तो हमने रख लिया, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु देखो ऐसे बना दी, इसका मतलब क्या, अनंत है ना, अनंत तथा सी के बीच में। ओके, ये है ध्रुव, ये है फोकस, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो इस बार हम वस्तु को यहां रख रहे हैं, ये ओ डैश वस्तु है। अब एक प्रकाश की किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अच्छा देखो, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ना, मतलब ये वस्तु हमें आसानी से दिखाई देगी। दिखाई देने का मतलब कि ज्यादा दूर नहीं है, अनंत पर नहीं है, इसकी दूरी हम माप सकते हैं। यहाँ अनंत का मतलब होता है ना कि इसकी दूरी माप नहीं सकती, कितना दूर है ये, ऐसा होता कुछ। ये एक प्रकाश की किरण ऐसे समांतर, तो हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, बोलो भाई, फोकस से गुजरती है ना। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। ओके, और दूसरी प्रकाश की किरण, दूसरा हम ऐसे देख लेते हैं, ये फोकस वाला है। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी कुछ ऐसे। तो परावर्तित प्रकाश की किरणें यहां पर मिल रही है ना, तो जहां पर परावर्तित प्रकाश की किरणें मिलती है वहीं से उसका प्रतिबिंब क्या होता है, बनना शुरू हो जाता है। कि इसका प्रतिबिंब यहीं पर बन गया, इसको हम बोलते हैं आई और आई डैश। यहां भी देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में कितनी चीजें। पहली प्रकृति, आकार, और तीसरा है स्थिति। तो प्रकृति के बारे में क्या करना चाहोगे? इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है ना, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव, परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में मिली हैं, तो वास्तविक बना है। और उसके बाद ये सीधा की उल्टा है, उल्टा ना, जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, कन्फर्म ही है। आकार कैसा है, वस्तु से छोटा, दिख रहा है, वस्तु बड़ा था, ये छोटा है, वस्तु से छोटा। स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, सी तथा एफ के बीच में।
देखो सी मतलब क्या है, वक्रता केंद्र, और एफ मतलब क्या है, फोकस। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। ओके, अब तीसरा हम कहाँ रख सकते हैं, वक्रता केंद्र पर ही रख सकते हैं ना। देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र जानते हो ना किसे कहते हैं, मिस्टर चंदन कुछ कहना चाहेंगे वक्रता केंद्र के बारे में, बोलिए। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। बोलिए। आप बोल करके शांत हो जाते हैं। इस बार वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। ओके, तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो परावर्तन के पश्चात, देखो एक चीज याद रखना ना, इसमें रटना नहीं है कि हमें पहले वाले में ऐसे बनाना, मतलब पहला वाला तो तुम रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये रट लेना, याद कर लेना कि जब अनंत पे है तो फोकस पर ही बनेगा, और उसका ये परावर्तन का नियम लगा देना। और इसमें इसके बाद वाले में ना तुम्हें कहीं रटना नहीं है, बस वो चार नियम है, चारों नियम में से चाहे जहां तुम देखो हम इस एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेकर गए तो ऐसे गई, फोकस से गुजरी है, कोई जरूरी नहीं कि हम समांतर से ही लेकर जाएं। अगर हम इसको वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे तो भी इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। सोचो, देखो अगर ऐसे हम बनाएंगे ना ऐसे, तो ये बिल्कुल इसी के सीध में जाएगा। हम सीधा थोड़ा बनाए, बिल्कुल इसी के सीध में जाएगा ये। तो कोई जरूरी नहीं कि हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही आप बनाइएगा, बस वो नियम बता रहे कि हाँ, अब बस किसी भी जानते हो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना हो तो दो किरणों की जरूरत पड़ती है, तो वो दो किरण चाहे जहां से तुम बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि हमने समांतर बनाया तो अभी समांतर बनाइए, आप चाहे तो यहाँ वक्रता केंद्र से भी गुजार करके बना सकते हैं दूसरा प्रतिबिंब। या फिर आप परावर्तन का नियम अगर कल्पना करो तो हम यहाँ से भी प्रकाश की किरण को हम यहाँ से भी ला करके फिर ऐसे यहाँ पर मिला सकते हैं, ऐसे ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो कोई ये पर्टिकुलर रूल नहीं है कि जो हम बना रहे हैं बस वही रूल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको सफिशिएंट लगे वो बना सकते हैं। जैसे देखिए हमने एक बार यहाँ पर बनाया तो हम यहाँ भी आप मुख्य अक्ष के समांतर भी ले जा रहे हैं, और हम यहाँ से इसको यहाँ से प्रकाश की किरणों को यहाँ भी ले आ सकते हैं। क्यों, हम जानते हैं ना किसी वस्तु से कितनी प्रकाश की किरणें निकलती हैं, अनंत प्रकाश की किरणें निकलती है ना, तो हम अनंत में से कोई भी दो हम ले सकते हैं। तो हमने वो दो ये ले लिया कि एक समांतर है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस से गुजरेगी ना, जबकि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। ओके, और दूसरा ये फोकस से गुजार दे रहे हैं तो इस बार लग रहा है फिर नहीं मिलने वाला। ये बराबर तो है ना जी, मैं इधर कर ले रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, बराबर तो है, ये सीधा है, तिरछा बन गया, रुक जाओ। एक मिनट, मुख्य अच्छी हमारा सही नहीं लग रहा है। हाँ, स्केल नहीं सर, स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है फोकस, और यह वक्रता केंद्र। एक वस्तु को हम यहाँ रख रहे हैं, छोटा बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। देखिए, एक प्रकाश के एक मुख्य अक्ष के समांतर जो परावर्तन के पश्चात
फोकस से गुजर रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। तो इसका प्रतिबिंब कुछ यहाँ बन रहा है ना, देखो बिल्कुल यहाँ बन रहा है, इससे यह है ओ डैश और यह है आई डैश। तो यहाँ अगर हम प्रतिबिंब के बारे में कहना चाहें तो प्रतिबिंब के बारे में 3 चीज, पहला है प्रकृति, और दूसरा है आकार, और तीसरा है स्थिति। तो प्रकृति के बारे में क्या कहना चाहोगे? वास्तविक ही है, और कैसा है? उल्टा है। वास्तविक है तो उल्टा समझ लो, बोनस मिल जाता है। आकार कैसा है? बिल्कुल वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर। और स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वक्रता केंद्र पर, सी पर, यानी कि जहां पर वस्तु रखा है बिल्कुल उसी के नीचे बना है ना, ये चीजें होती है। ठीक है, 3 चीजें मिटा दे, फिर नोट करोगे। चलो, जब वस्तु कहाँ रखा हो? सी तथा एफ के बीच में। ओके, इस बार वस्तु कहाँ रखा हुआ है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। देखो इसके बीच में हम चाहे जहाँ रख सकते, तो हमने यहाँ पर रख दिया है ओ डैश। देखते हैं इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो एक प्रकाश की किरण कहाँ से लेकर जाएंगे हम? मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, और दूसरे प्रकाश की किरण फोकस से जो परावर्तन के पश्चात कहाँ हो जाएगी? समांतर हो जाएगी ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहीं देखो इधर बनता, और हालांकि थोड़ा सा बगल बना ही, ये वक्रता केंद्र के बाद ही बनता है। ठीक, ऐसा मान लो वक्रता केंद्र है, तो ये आई और आई डैश। तो यहाँ भी प्रतिबिंब के बारे में 3 चीज पूछा जाएगा हमसे। देखो जब क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें ये चीजें तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी सेट होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा। प्रकृति, दूसरा है आकार, और तीसरा क्या है? स्थिति। तो प्रकृति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वास्तविक है, उल्टा है। और आकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? वस्तु से बड़ा। और स्थिति के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बन रहा ना, अनंत तथा सी के बीच, चाहे जहां बन सकता है। लास्ट अभी 5th वाला, तो 5th वाला आप कहाँ रख सकते हैं? वस्तु को हम फोकस पर भी रख सकते हैं ना। तो 5वां, जब वस्तु कहाँ रखा हो? जब वस्तु फोकस पर रखा हो, फोकस पर रखा हो। तो दिखाई दे रहा है जी, यह ध्रुव, यह है फोकस, और यह है, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा इंक भर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं? एफ पे, फोकस पे। तो जब वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। तो एक प्रकाश की किरण हम कैसे लेकर जाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। ओके, और दूसरे प्रकाश की किरण कहाँ से लेकर जाएंगे आप? वक्रता केंद्र से। तो देखो इसके लिए पहले हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि ये ऐसे, देखो ये प्रकाश की किरण ऐसे गई
तो जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रास्ता कौन सा है, वक्रता केंद्र वाला ना। तो ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है हमारा, लग रहा है ऐसे। ये देखो अब यहाँ, अच्छा यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बन रहा है जी, दोनों प्रकाश की किरणें समांतर हो गए ना, दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें समांतर हो गए, और ये कहाँ मिलने वाली है ऐसे, अनंत पे। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब के बारे में पहली चीज प्रकृति, प्रकृति, दूसरी क्या बात करेंगे, आकार, और तीसरा हम बात करेंगे स्थिति की। तो मुझे बताइए प्रकृति कैसी है, देखो। अच्छा यहाँ पर कहाँ मिलने वाली है जी, ऐसे अनंत पर मिलेगी ना, लेकिन अनंत पर चाहे जहां मिलेंगी तो वास्तव में प्रकाश की किरणें जा रही है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनने वाला होगा, वास्तविक ही बनेगा। अगर बनेगा भी तो कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा भाई, अगर यहां कहीं भी बना तो मुख्य अक्ष के नीचे ही बनेगा ना, अगर मुख्य अक्ष के नीचे है तो कैसा बनेगा, उल्टा ही बनेगा, कंफर्म है। आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और स्थिति के बारे में क्या हम कहना चाहेंगे, कहां बनेगा ये, बोलो जी, अनंत पर बनेगा ना, अनंत पर। तो परावर्तित प्रकाश की किरणें अनंत पर मिलेगी ना, मतलब देखो अनंत पर मिलने का मतलब कभी नहीं मिलना होता, मिलती हैं पर मिलती नहीं, ऐसी चीजें। अनंत पर मिलने का मतलब कि कभी नहीं मिलना होता। 6 एक लास्ट केस का क्या होगा, जब वस्तु को कहां रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में, जब वस्तु F तथा P, F मतलब फोकस, P मतलब ध्रुव के बीच रखा हो, जब वस्तु P तथा F के बीच रखा हो। देखते हैं कैसे बनने वाला है। ये हमारे पास कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है ना जी। ये क्या है, ध्रुव, ये क्या है, फोकस और वक्रता केंद्र। तो वस्तु को हम इस बार रख रहे हैं ध्रुव तथा फोकस के बीच में। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ओके, दूसरे प्रकाश की किरण हम देख रहे हैं कहां से गुजरने वाले हैं, वक्रता केंद्र से, जो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, जैसे गई थी वैसे वापस लौट आएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रकाश की किरणें इधर क्या हो रही है, इधर बिखर रही है ना, इधर दूर होती जा रही है, इधर डाइवर्ज होती जा रही है, और यहाँ पर इधर आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगी, ऐसा लग रहा है कि कन्वर्ज होती जा रही है ना। तो अगर हम यहाँ से खड़े होकर के देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की किरणें यहीं पर मिल करके आ रही हैं, ऐसा प्रतीत होगा हमें। तो अगर इस प्रकाश की किरणों को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं पर ऐसे आगे मिल जाएंगे, देखो। तो जहाँ पर ये प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वहीं पर इसका क्या बनेगा, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। वो भी कैसा प्रतिबिंब होगा, ये आभासी प्रतिबिंब होगा ना, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, तो हमें इसका प्रतिबिंब वास्तव में नहीं प्राप्त होगा, आभास होगा, ऐसा प्रतीत होगा हमें कि यहाँ इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है। ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में, तो प्रतिबिंब के बारे में 3 चीज, फिर वही बात, पहला है प्रकृति, दूसरा है आकार, और तीसरा है स्थिति। ओके, तो प्रकृति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बोलो। अब इस बार आभासी बना ना, आभासी बना, और कैसा बना है, सीधा। याद रखना कि अवतल दर्पण सिर्फ एक ही केस में आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वो सीधा बनाता है, कब, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा रहे। आकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वस्तु से बड़ा होता है, देख लो वो दिख भी तो रहा है वस्तु से बड़ा है। ओके, और स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे, अनंत पे नहीं यार, दर्पण के पीछे फिक्स दूरी है, देख लो,
अनंत मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें समांतर हो जाती तब हम कहते हैं कि वो अनंत पर बन रही हैं। ठीक है, और यहाँ अगर थोड़ा कंफ्यूजन, यहाँ देखो वही वाली बात कि ये प्रकाश की किरण यहाँ अनंत पे तो मिलेंगे ही, और अगर हम साथ में इसको पीछे भी बढ़ाएं तो ये भी क्या होगा, में से अनंत पर मिलती प्रतीत होगी ना। तो यहाँ पर अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ये आभासी वास्तविक उल्टा भी कह सकते हैं और आभासी सीधा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब इधर भी अनंत और इधर भी अनंत है ना, दोनों तरफ ही तो अनंत है, क्योंकि प्रकाश की किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो भी वो अनंत पर मिलती प्रतीत होंगी, और अगर हम ये परावर्तित किरणें से वापस जा रही है तो यहाँ भी अनंत पर मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं वास्तविक उल्टा भी बनेगा और आभासी सीधा भी बनता है इस वाले केस में। इसमें क्या हम लिख सकते हैं, आभासी सीधा भी लिख सकते हैं। आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें भाई अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो भी तो समांतर ही होंगी, तो यहाँ भी तो मिलती प्रतीत होंगी, और यहाँ भी तो मिलती, यहाँ पर भी तो अनंत पे मिल रही है ना, और यहाँ भी अनंत पे मिलेंगी। तो यहाँ आभासी सीधा बनेगा और यहाँ वास्तविक उल्टा बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। ये है, तो मिटा दे रहा है इसको, चलो बता दे रहे हूँ। अब देखते हैं उत्तल दर्पण। पहले उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम हम देख लेते हैं। इसी को बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन। कोई बोलो इसका अंग्रेजी क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो इसमें भी 4 नियम ऑब्जर्व किए गए हैं। देखो ये नियम ना कोई साइंटिस्ट बनाया नहीं है, ये ऑब्जर्व किए गए हैं 4 नियम। देखते हैं वो 4 नियम क्या है। वो 4 केस ऑब्जर्व किए गए हैं। तो अवतल दर्पण कुछ ऐसे बनेगा, अवतल दर्पण ऐसे ही होता ना जी, इसका उत्तल दर्पण ऐसे होता है, अवतल दर्पण नहीं। तो इसका फोकस और वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा? दर्पण के पीछे होगा ना एक तरीके से। देखो ये है ध्रुव, ये होगा क्या, फोकस, और ये होगा, तो हम वस्तु को यहाँ पर रख करके कोई फायदा मिलेगा क्या? क्योंकि परावर्तक तल तो इधर है। अब इधर बचा क्या, 2 ही चीज बचा, एक है अनंत पर कहीं पर रख दो, एक बार है कि थोड़ा सा कुछ दूरी पर रख दो। भाई हम कोई बीच में कोई चीज नहीं है ना, कोई फोकस या फिर वक्रता केंद्र जैसा कुछ नहीं है कि हम उससे तुलना करें कि हम इसके बीच में रखेंगे, इस पर रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं ना इसमें। तो सिर्फ इसमें सिर्फ 2 ही केस बनते ही हैं। पहले नियम देख लेते हैं, नियम क्या है। नियम यह है कि पहला नियम यह है कि अगर कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। बिल्कुल फोकस के ही सीध में वो वापस लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है। ऐसा होता है इसके केस में। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, देखो अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाते हुए प्रतीत होती है, ये चीजें। और दूसरा यह है कि अगर एक उत्तल दर्पण है हमारे पास, यह है फोकस और यह है वक्रता केंद्र, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे ही, 1 मिनट रुको। इसमें पहला नियम तो ये, और दूसरा नियम ये हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के फोकस से गुजरना चाहती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बिल्कुल इसी का उल्टा हो जाता है। जो पहला वाला केस है बिल्कुल इसी का उल्टा हो जाता है। अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के फोकस से गुजरना चाहती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये चीजें। और तीसरा देखते हैं, ये है ध्रुव, यह है फोकस और यह है वक्रता केंद्र। इसमें देखो तीसरा नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने का प्रयास करती है
ऐसा मान लो ये है वक्रता केंद्र और यह है फोकस। देखो ऐसा इमेजिन करते हैं, यह है फोकस और यह है वक्रता केंद्र। देखो अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से उत्तल दर्पण की, अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने का प्रयास करती है तो वो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। जिस रास्ते से वो आपतित होती है उसी रास्ते से वो परावर्तित हो जाती है। तीसरा नियम कह सकते हैं। और चौथा नियम ये है, चौथा नियम वही परावर्तन का नियम ही है जो अवतल दर्पण में बताया था। कैसे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, कोण आई बराबर कोण आर होगा, ये परावर्तन के नियम होगा। ये वाला देखो इसमें यह है कि अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के फोकस से गुजरने का प्रयास करती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बिल्कुल इसी का उल्टा इसमें क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और यहां पर यह है कि अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के फोकस पर आपतित होना चाहती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये चीज है क्या? हाँ तो यहाँ कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है यार? हाँ यहाँ भी अगर तुम बनाओगे तो यहाँ कहाँ बनाओगे, यहाँ यहीं से टकरा करके वापस ले आएगी। अब तुम इसका कहाँ पर इधर ऐसे बनाओगे, इधर ऐसे, और कैसे? यहाँ पर एक कल्पना की जाती है, यहाँ से जब देखेंगे, अच्छा ये आपतित किरण है ना, परावर्तित किरण को हम देखते हैं ना, देखो जितनी भी परावर्तित किरण होती है परावर्तित किरण के रास्ते को हम देखते हैं पीछे कहाँ जा रही है। देखो ये परावर्तित किरण है तो ये इधर पीछे से मैंने बढ़ाया, ये परावर्तित किरण यहाँ पर इसकी क्या हो गया, नहीं सही तो है, ये प्रकाश की किरण यहाँ आने का प्रयास कर, यहाँ हमने ये बताया कि आने का प्रयास कर रही है तो परावर्तन के पश्चात ये समांतर हो जा रही है। यहाँ देखो ये प्रतिबिंब कोई नहीं बन रहा, ये हमने सिर्फ रास्ता दिखा रहे कि वो यहाँ पर आने का प्रयास कर रही है, यहाँ वक्रता केंद्र पर आने का प्रयास कर रही है तो परावर्तन के पश्चात जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। अगर तुम फिर उसी वही वृत्त वाला नियम अगर बताएं, यहाँ पर देखो एक अगर कोई वृत्त होता है, ये केंद्र है, तो अभी हमने बताया है कि ये कौन सी रेखा होती है, स्पर्श रेखा होती है ना, तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। अगर इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो सोचो तो यही रेखा, यही वाली रेखा है, देखो कैसे ध्यान से, ये देखो क्या ये दर्पण है, दर्पण है, ये क्या है बताओ, वक्रता केंद्र है कि नहीं है, वक्रता केंद्र है ना, देखो ये वक्रता केंद्र है और ये त्रिज्या है, ये वक्रता केंद्र, और ये कौन सी रेखा है, यह स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा। तो वक्रता स्पर्श रेखा त्रिज्या दोनों के बीच हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। तो 90 अंश का कोण बनने का मतलब क्या कि हमने इस बिंदु पर एक सतह बना दी है ना, और सतह पर लंबवत कहां से गुजर रही है, इस सतह पर लंबवत कहां से गुजर रही है, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र मतलब इस वृत्त के केंद्र से गुजर रही है। तो ये 90 अंश का कोण है तो ये भी कितना होगा, 90 अंश का कोण होगा, ये भी देखो 90 अंश का कोण होगा। तो आपतित किरण ये है और अभिलंब भी इसी पर बना है, तो आपतन कोण कितना बना, 0 अंश। तो जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण, तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ये यहाँ हम कोई प्रतिबिंब नहीं बना रहे, यहाँ तो हम सिर्फ उसका रास्ता दिखा रहे हैं कि हाँ ऐसे जाती, हो सकता है कि यहाँ से ऐसे जाते ऐसे ही वापस लौटते, अगर हम पीछे बढ़ाएं तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, यहाँ इसको हम पीछे बढ़ाएं तो कुछ ऐसे दिखाएगा। तो यहाँ हम प्रतिबिंब थोड़ी बना रहे हैं, यहाँ तो हम बता रहे हैं कि नियम क्या है बनने का उसके। ठीक है, तो मिटा दिया जाए। देखो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पे ये क्या है, ध्रुव, यह है फोकस, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। अब देखो इसके सामने हम बस को कितने तरीकों से रख सकते हैं, सिर्फ 2 तरीके दिखाई दे रहे हैं, हाँ 6 प्रकार के रख सकते हैं। वो इधर रख सकते हैं सर, इधर रखने का कोई फायदा है क्या, नहीं, क्योंकि कलई इधर लगी है ना, तो हमें रखना इधर है, तो इधर हम क्या रख सकते हैं, एक तो ये है कि हम अनंत पे रख देंगे,
और एक ये कि अनंत और ध्रुव के बीच में, चाहे जहां आप रख देंगे। ओके, देखते हैं। तो पहली स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। यह है ध्रुव, यह है फोकस और यह है वक्रता केंद्र। तब वस्तु जब अनंत पे रखी रहेगी तो क्या उसकी हमें लंबाई कन्फर्म है? नहीं। उसकी जो भी लंबाई होगी वो क्या होगी? एक बहुत बड़ी होगी ना। बोलिए, ओ बातें नहीं करो यार। तो एक वस्तु है कहाँ पे रखा हुआ? अनंत पे रखा हुआ। जब अनंत पे रखा रहेगा तो कन्फर्म है भाई कि उसकी साइज बहुत बड़ी रहेगी ना, बहुत बड़ी, बहुत दूर होने का मतलब कि अनंत पर है तभी तो, बहुत दूर है तभी तो हम कह रहे हैं ना कि अनंत पर है वो। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आपस में समांतर आती हैं, न कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो एक प्रकाश की किरण हम ऐसे लेकर आते हैं जो परावर्तन के पश्चात ऐसे गुजर जाती है। यहाँ पर हमने कौन सा रूल फॉलो कराया है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो यही तो आपतन कोण है और ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के हमने बराबर कर दिया। अब दूसरी प्रकाश की किरण हम कुछ यहाँ से मिसल करा दें या फिर यहाँ पर, मतलब ये तो है कि फोकस पर ही बनेगा, उसके लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम करेंगे तो कुछ मैं यहाँ से भी बना सकते हैं, यहीं से बनाते हैं। देखो अब यहाँ पर अगर हम अभिलंब बनाएंगे तो सबसे पहले सतह बनाएंगे ना। देखो हम जो भी काम करें पूरे नियम के अनुसार, यहाँ पर सतह बनाओगे और सतह पर फिर क्या बनाएंगे? हम अभिलंब बनाएंगे ना। तो सतह पर अभिलंब कुछ ऐसे बनेगा, ये तो ये बना कौन सा कोण? आपतन कोण। तो परावर्तन कोण कुछ ऐसे बनेगा ना, ये देखो कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे बना। अगर इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो देखते हैं कहाँ मिलता है। यहाँ पर मिल रहा, यहाँ पे। यहीं पर इसका कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ये इसका आभासी प्रतिबिंब है कि वास्तविक प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। देखो हर बुक में यही दिया है। देखो तुम्हारे मन की बात बता दे रहे हैं। आपके मन में ये चल रहा होगा सर कि प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, ऐसे गई, प्रकाश की किरणें यहाँ आ रही हैं, ऐसे गई, इसको ऐसे यहाँ मिलाइए, इसको यहाँ मिलाइए, बनना प्रतिबिंब यहीं पर, ऐसे ना। यही आप कहना चाह रहे हैं, प्रतिबिंब यहाँ पर बना। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ समांतर गई है और प्रतिबिंब कहाँ पर है? वस्तु कहाँ पे है बताओ? अनंत पे है। अब वस्तु जब अनंत पर है तो उसकी लंबाई क्या है? बहुत बड़ी है। तो इसके अकॉर्डिंग मान लो कि इसकी लंबाई कितनी है? ऐसे इसकी लंबाई, ये वस्तु है ना जी, एक वस्तु ऐसे समझ लो, इसकी ये ओ डैश है, इसकी लंबाई मान लो कि 200 मीटर है। कितनी है? कोई पेड़ 200 मीटर का हो सकता है नॉर्मली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 200 मीटर का है। तो अब 200 मीटर से एक ऊपर से प्रकाश की किरण समांतर आ रही है और एक प्रकाश की किरण ऐसा मान लो कि नीचे से आ रही है समांतर। तो भाई अगर ऊपर से सबसे टॉप पोजीशन से, सबसे ऊपरी भाग से प्रकाश की किरण आएगी और सबसे निचले भाग से भी प्रकाश की किरण जाएगी, तभी तो हमें पूरा पेड़ दिखाई देगा ना। ओके, तो अब दोनों से अगर प्रकाश की किरण समांतर जा रही है, और हमने पढ़ा है कि समांतर प्रकाश किरणों के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर ये 200 मीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए? 200 मीटर। तो क्या यह संभव है कि 200 मीटर का खूब बड़ा सा एकदम दर्पण लेकर आओ, तब जाकर के हम पेड़ को देख पाएंगे, अदरवाइज पेड़ को नहीं देख पाएंगे? ऐसा कोई रूल नहीं है, समझ रहे हो? प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आती हैं, वो आपस में समांतर आती हैं। कभी खाली टाइम हो तो शांत, खूब शांत एकदम छत पे बैठे रहिए, खूब ध्यान से सोचिए कि किस तरह से पेड़ इसको हम देख पा रहे हैं। उस पेड़ को देखने का फिनोमेना क्या है,
किस कौन सा लॉजिक काम कर रहा है जिसकी वजह से हम उस बड़े से पेड़ को छोटी सी आंख में देख पा रहे हैं। क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, ना कि 10th के हैं। खूब आराम से आज बैठ के सोच के आना, ठीक है? देखते हैं कि समझ पाते हो कि नहीं। देखो फिजिक्स हमारे पढ़ाने से नहीं समझ में आएगा तुम्हें, हम तो एक तरीका बताएंगे कि हाँ ये तरीका है, इसी तरीके को फॉलो करो, बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, तुम किस तरह से उसको सोचते हो। मेन चीज़ है सोचना। अगर सोचो उस पर विचार नहीं करोगे तो ऐसा समझो कि पढ़ करके हम फिजिक्स आ रहा है तो इतना आसान नहीं है सर। पढ़ करके आप पास हो सकते हैं, फिजिक्स आ नहीं सकती है। और 3 इडियट मूवी देखें आप? 3 इडियट एक मूवी है ना, इडियट। आप ये नहीं देखें तो समझिए क्या ही देखें हैं। तो उस मूवी में बताया गया है कि पढ़ाई के पीछे नहीं, टैलेंट के पीछे भागो। कितने बजे आपकी क्लास? 8 बजे है, ठीक है बताइए। तो हाँ हाँ तुमको पढ़ाएंगे भी, आधे घंटे में तो पढ़ाना। देखो जब वस्तु कहाँ पर अनंत पर स्थित हो ना, और दूसरा है जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत और ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो। देखो ये हमारे पास है ध्रुव, यह है फोकस और यह है वक्रता के। तो इसकी देखो अनंत और वक्रता, अनंत और ध्रुव के बीच में चाहे जहां भी हम वस्तु को रख सकते हैं, तो चाहे जहां आप रखें वस्तु को, ये इसका नाम है ओ डैश। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आप लेकर चले जाइए। अब यहाँ तो मुख्य अक्ष के समांतर रख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हमने वस्तु को कहाँ रखा है, वस्तु को इसके पास में रखा है। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, जो परावर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। नियम याद है ना, पहला नियम यही तो था। और दूसरी प्रकाश की किरण आप इसके वक्रता केंद्र पर लेकर चले जाइए। तो हमने बोला था ना कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कोई भी प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने का प्रयास करती है, तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है ना, जैसे गए फिर वैसे वापस आ गई। तो दोनों परावर्तित किरणें कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना। देखो यहीं पर भी तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है, इसी का नाम होता है आई डैश। अब आप अनंत और ध्रुव के बीच में चाहे जहां भी वस्तु को रख लेंगे, उसका प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा। आप चाहे जहां वस्तु को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा, और वो भी इतना छोटा नहीं, मतलब इससे छोटा बनेगा, बस इसी के बीच में बनेगा, इससे आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता। यहां अगर हम प्रतिबिंब, अच्छा हमने तो प्रतिबिंब के बारे में लिखा है नहीं, यहां प्रतिबिंब के बारे में हम कर सकते हैं। पहले है प्रकृति, दूसरी है आकार, और तीसरी है स्थिति। तो प्रकृति के बारे में हम क्या कर सकते हैं, आभासी बना है और सीधा बना है, बिल्कुल। और आकार में क्या कह सकते हैं, बस उसे बहुत छोटा बना ना, हाँ बस उसे बहुत छोटा। और स्थिति के बारे में क्या कहना चाहोगे, फोकस पे, फोकस पर। देखो बहुत छोटा कहने का मतलब ना कि बिल्कुल बिंदु के आकार का। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब की लंबाई बिल्कुल बिंदु के आकार की होती है। जिस तरह से हाथी के सामने चूहा करके रखा हो, तो चूहा तो बड़ा तो है, लेकिन हाथी से तुलना कराएंगे तो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो उसी तरह से वस्तु के आकार में, वस्तु की अगर हम तुलना कराएं प्रतिबिंब से, तो प्रतिबिंब बहुत छोटा है, बिल्कुल बिंदु के आकार का है। मतलब वस्तु के सामने प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु के आकार का दिखाई देगा। ओके, और यहां पर अगर हम बात करें प्रतिबिंब के बारे में, तो प्रतिबिंब की पहली बात हम प्रकृति की करते हैं। इसकी प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधा है। और आकार के बारे में बात करते हैं, तीसरा बात करते हैं और स्थिति के बारे में। तो प्रकृति क्या है इसकी,
आभासी है और सीधा है। और आकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वस्तु से छोटा। और स्थिति क्या है? P तथा F के बीच। अगर थोड़ा हम तुलना कराएं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, तो क्या उत्तल दर्पण कभी भी बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है? नहीं। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बना रहा है? हमेशा छोटा बना रहा है ना। और हमेशा कैसा बना रहा है? आभासी बना रहा है। हमेशा छोटा बना रहा है, हमेशा आभासी बना रहा है और हमेशा सीधा बना रहा है। जबकि अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण आभासी भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, सीधा भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, छोटा बनाता है, बड़ा बनाता है, वो सब प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है ना। लेकिन ये हमेशा कैसा बनाएगा? ये हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही बनाएगा। वस्तु चाहे जितना बड़ा हो, प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? बिल्कुल छोटा ही बनाएगा। नोट कर रहे हैं? ये वाला नहीं नोट किया ना? जल्दी नोट कर लो। एक होता है चिन्ह परिपाटी, दूरियां नापने की, दूरियां नापने की, दूरियां मापने की, मापने की, निर्देशांक, ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन बोलते हैं। समझा रहे इसका मतलब क्या होता है? साइन कन्वेंशन फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री for measuring distance, मतलब इतना बड़ा लंबा चौड़ा हेडिंग है, कुछ नहीं याद अगर हो रहा है तो छोड़ो इसको। देखो, दूरियां नापने की निर्देशांक की ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। दूरियां नापने के लिए ना हम निर्देशांक की ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। दूरी नापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? निर्देशांक की ज्यामिति की जो चिन्ह परिपाटी है, मतलब निर्देशांक की ज्यामिति के जो रूल्स और रेगुलेशन है, उसको फॉलो करके हम क्या करेंगे? इस दर्पण में जितनी भी दूरियां होंगी उसको मापने का प्रयास करेंगे, उससे तुलना करागे। जैसे कि थोड़ा अगर ध्यान दो तो निर्देशांक की ज्यामिति ये कहती है कि हमारे पास ये क्या है, उसके पास एक कार्तितल होता ना, सुने हो कभी कार्तितल? थोड़ा मैथ में अगर 10th में पढ़े होगे तो 10th में, हालांकि मैथ से ही पढ़े होगे ना सभी लोग। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, वाई अक्ष की, और बीच वाले को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं ना। ओके, तो इसमें निर्देशांक की ज्यामिति ये कहती है कि अगर हम इस मूल केंद्र से यानी कि ओरिजिन से अगर हम दाहिने साइड जाएंगे तो सभी दूरियां क्या होंगी? सभी दूरियां धनात्मक होंगी, यानी कि पॉजिटिव होंगी। ठीक है, पॉजिटिव। और अगर इस बिंदु से यानी कि इस ओरिजिन से मूल बिंदु से अगर आप बाएं तरफ की जितनी भी दूरी नापेंगे वो सब क्या होती है? वो सब नेगेटिव होती है। और इस मूल बिंदु से ऊपर की जितनी भी दूरियां होती हैं सब कैसी नापी जाती हैं? सब पॉजिटिव चिन्ह के साथ ली जाती है, चाहे वो बाएं साइड वाला हो चाहे दाहिनी साइड वाला हो, बस वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से चाहे वो नीचे हो, मतलब इधर दाहिनी साइड है, चाहे नीचे से दाहिनी साइड जाओ चाहे ऊपर से दाहिनी साइड जाओ, हमेशा क्या होगा? वो पॉजिटिव ही होगा। और इधर बाईं तरफ जाओ वो क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। और नीचे साइड जाओ तो कैसा होगा? नेगेटिव। चाहे जिस तरफ से जाओ नेगेटिव। बस अगर यही तुम्हें याद है तो समझ लो कि न्यूमेरिकल में ज़्यादातर ना इसी से बहुत ज़्यादा गलती होते हैं कि हमें साइन कन्वेंशन पता नहीं होता है कि किधर प्लस लेना है किधर माइनस लेना है। बस दो चीज़ याद रखो, नीचे या बाएं नीचे और बाएं माइनस है, बाकी सब जगह क्या है? प्लस है। बाएं साइड में और नीचे हमेशा माइनस होता है और ऊपर और दाहिनी साइड हमेशा प्लस होता है। अब इसी रूल को फॉलो कराते हैं हम एक दर्पण में। तो दर्पण हम चाहे जो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से हम एक अवतल दर्पण ले लेना है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हम यही दर्पण लेंगे, ठीक है। जो हम ये बता रहे हैं वो उत्तल दर्पण के लिए भी सेम काम करेगा, ठीक है। तो इस जो ध्रुव होता ना, ऐसी कल्पना करो कि इसको ऐसे उठा लो, ऐसे इसको उठा करके इसी के ऊपर रख दो।
इसको उठा करके इसी के ऊपर जब रखोगे तो ध्रुव की जगह पर क्या आएगा, मूल बिंदु आएगा ना, ध्रुव की जगह पर ये मूल बिंदु मूल केंद्र आएगा ना, तो ये मूल बिंदु आएगा। तो ये कौन सी दिशा बन जाएगी, धनात्मक दिशा बन जाएगी ना एक्स अक्ष की, और ये क्या बन जाएगी, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा बन जाएगी। ओके, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा। तो अब इस ध्रुव से देखो जितनी भी दूरियां निर्देशांक की ज्यामिति में जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो कहां से नापी जाती हैं, वो हमेशा इसी ध्रुव मूल बिंदु से ही नापी जाती है, याद रखना। वो कहां से नापी जाती है, मूल बिंदु से नापी जाती हैं। इसे मूल बिंदु बोलते हैं, फिर ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु, ये याद रखना। सभी दूरियां कहां से नापी जाएंगी, मूल बिंदु से ही नापी जाएंगी, जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु से नापी जाएंगी। तो अब उसको हमने उठा करके यहां पर रखा है, तो दर्पण में सभी दूरियां कहां से नापी जाएंगी, ध्रुव से नापी जाएंगी। सोचो भाई, उसी से तुलना कराओ तो यहाँ मूल केंद्र से नापी जा रही है, मूल बिंदु से नापी जा रही है, तो यहाँ किससे नापी जाएंगी, ध्रुव से नापी जाएंगी। यानी कि ध्रुव के दाहिने तरफ जितनी भी दूरी रहेंगी उस सबको हम किस चिन्ह के साथ नापेंगे, प्लस चिन्ह के साथ यूज करेंगे। चाहे वो ऊपर वाला दाहिने हो चाहे वो नीचे वाला दाहिने हो, बस दाहिने साइड हो, साइड हम चेक करें, दाहिने साइड है कहां से, मूल में, इस ध्रुव से, याद रखना ध्रुव से दाहिने साइड है तो पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव वीई है ये, ठीक है। और अगर ऊपर हम बात करेंगे, और जो इधर बाएं तरफ बात कर लेते हैं, बाएं तरफ कैसा होगा, हाँ नेगेटिव रहेगा, चाहे वो ऊपर वाला हो बाएं तरफ चाहे वो नीचे वाला बाएं तरफ हो। ओके, अब अगर हम ऊपर जाएंगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, चाहे वो बाएं साइड से, दाहिने साइड से, चाहे वो बाएं साइड से, वो भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चाहे वो ऊपर से हो या फिर अगर नीचे से रहेगा तो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा, चाहे वो बाएं साइड से हो या फिर दाहिने साइड से। बस इसमें कुछ लिखवा नहीं रहे, बस तुम इसी को समझ जाओ कि हाँ इस ध्रुव से दाहिने साइड की जितनी भी दूरी है सबको धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है, और जितनी भी दूरियां बाएं साइड की उसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। ऊपर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ और नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ। बस याद रखना, दाहिने और ऊपर धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक, ठीक है। तो ये निर्देशांक की ज्यामिति होता है, इसी को हम आखिर सोचो, इसी को तो हमने उठा के यहाँ पर रखा है ना। इसी वजह से कहा जाता है कि दूरियां नापने की निर्देशांक की ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। हम दर्पण में निर्देशांक की ज्यामिति वाली जो चिन्ह परिपाटी होती है उसी का यूज कराते हैं यहाँ पे, उसी से हम सूत्र बनाते हैं, उसी को हम हल करते हैं। यहाँ पे जितने भी सवाल लगाएंगे वो इन्हीं चिन्ह के आधार पर हम लगाएंगे। इस निर्देशांक की ज्यामिति को जो नियम है चिन्ह के, उसी नियम के अनुसार हम इस पर फॉलो कराएंगे, ठीक है। नोट करो फिर बताते हैं, जल्दी नोट कर लो।